नमस्कार मित्रों। भारत की सांस्कृतिक विविधता का परिचायक एक और पर्व हमारे समक्ष आ चुका है और जिस पर्व की हम आज चर्चा करने वाले हैं वह उस पर्व का नाम है छठ महापर्व। जैसा कि यह सर्वविदित है कि भारत के जो सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसके सारे ही पर्व कहीं न कहीं प्रकृति आबद्ध हैं, प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति की उपासना पर आधारित हैं और छठ पर्व भी इसमें सम्मिलित है। और छठ पर्व की हम आज चर्चा हम इसलिए करने के लिए उपस्थित हैं कि छठ पर्व एक मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, इसलिए कि इसकी एक विशेषता है जैसे कि संपन्नता और विपन्नता। मतलब सुख दुख में हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो सोच है बदल जाती है। अगर प्रॉस्पेरिटी है तो आदमी अभिमानी हो जाता है और दुख में तो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन इस पर्व में एक मुझे संदेश मिलता है कि जिस प्रकार इसमें पहली बात तो ये समझ लें कि छठ पर्व में सूर्य की को अर्घ दिया जाता है, उगते और डूबते सूर्य को दोनों को अर्घ दिया जाता है। तो ये तो सामान्य सी सोच है कि उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को सभी लोग वर्शिप करते हैं, मतलब संपन्न व्यक्ति की सभी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। जब आदमी बड़े पोस्ट पर होता है तो उससे सारे संबंध रखना चाहते हैं, जब आदमी गरीब हो जाता है या पैसे का अभाव होता है तो सब उसको छोड़ देते हैं। ये एक नीच बुद्धि जिसको कहा जाता है उसका परिचायक है। तो छठ पर्व में हम देखते हैं कि डूबते हुए अर्घ को, जैसे आज है, आज जो है वो डूबते हुए अर्घ को दिया जाएगा, उपासना की जाएगी, और कल जो होगा तो उसमें उगते हुए सूर्य को। तो इसका मतलब है कि डूबता हुआ सूरज का एक सिंबॉलिक जो सामाजिक महत्व है यह है कि दुख का प्रतीक है, डूबता हुआ सितारा है। हाँ, तो उसमें भी हम उसकी आराधना करते हैं। और उगते हुए सूरज तो एक बहुत ही बड़ा महत्व जो मुझे समझ में आता है, मैं उसकी चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। तो आदमी को संदेश ये मिलता है कि आदमी को सुख और दुख में समान होना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे, एक संस्कृत की एक लाइन है, चक्रवर्ती परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च। रथ के पहिए के समान सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति को बदलना नहीं चाहिए। अभी आज आपके पास धन है, संपदा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है समय का चक्र बदले और आपकी परिस्थितियाँ बिगड़ जाएं। तो इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी के दुख में आप अगर आप सहायक हैं, तो आपके जब समय बिगड़ेगा, समय बदलेगा, तो वो व्यक्ति भी सहायक हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा महत्व तो मुझे ये समझ में आता है, संपन्नता और विपन्नता, मतलब सुख दुख में एक समान हो जाता है। दूसरी बात, ये सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। भारत की जो सांस्कृतिक है, बहुआयामी जो संस्कृति है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उस संस्कृति में अलग अलग समाज, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार अलग अलग तरह के पर्व हैं। तो उसका भी एक परिचायक है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के, जो विशेषकर पूर्वांचल के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के, पूरा बिहार और पूर्वांचल के जो लोग हैं, वहाँ पर ये काफ़ी प्रचलित है। और तो ये सांस्कृतिक विविधता का भी एक परिचायक है जो मुझे समझ में आता है। तो इसके बाद चूँकि ये प्रकृति पर आधारित है, तो अगर हम कहा जाए कि इसमें जो प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं, जो फल फूल जो सामग्रियां हैं, फल, जो तमाम तरह के जो फल हैं, तो वो फल जो है एग्रेरियन जो सोसाइटी है हमारी, जो कृषि आधारित जो व्यवस्था है, कृषि आधारित जो समाज है, और भारत का जो समाज है वो कृषि आधारित है। अभी भी 64% के आसपास जो लोग हैं वो कृषि पर ही डायरेक्टली डिपेंड हैं। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो हमारे जो ग्रामीण प्रदेश के जो लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं इससे मतलब इसका उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो सामग्री, जो कृषक समाज जो प्रोडक्शन करता है, जो बेचेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा, और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसको, मतलब सर्विस सेक्टर वगैरह, सबको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि ये भारत की एग्रेरियन सोसाइटी, कृषक समाज का जो सपना है, खुशहाली का जो सपना है, सरकार भी चाहती है कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। तो संदर्भ में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो जितना ही जिस तरह के फल फूल का प्रयोग होता है, सब एक दूसरे, एक फूड चेन बना हुआ है, सब जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को प्रकृति में सपोर्ट करते हैं किसी न किसी रूप में। परागण वगैरह का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, छोटी उम्र में पढ़े हुए हैं बायोलॉजी की क्लासेस में। तो वो उस तरीके से हम देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी का भी सपोर्ट करता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात हमको जो समझ में आती है
जो सोशल फैब्रिक है। आप छठ के अगर घाट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उस तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं हमको दिखाई देता है और सब लोग एक साथ रहते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आधुनिक सामानों का प्रयोग होना है, सामान्य वही दौरी, वही सूप, वही चलनी, उसी तरह के सामानों का प्रयोग होना है और वो उसमें बहुत स्पेशलिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि छठ जो महापर्व है उसमें बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं और ये सामाजिक जो सबसे बड़ा है कि सामाजिक जो समरसता है उसको प्रमोट करने वाला है। बहुत सारे जो फेस्टिवल होते हैं सनातन धर्म में उसमें पंडित जी की भूमिका होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत उनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो समतावादी समाज अगर मान लीजिए कहते हैं कि जो लोग को थोड़ा सा आजकल विचारधारा बदल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पंडित जी पूजा करा रहे हैं तो धन या वह जो भी उनके मन में जो भी चलता हो उसकी बहुत चर्चा नहीं करना मैं पसंद करूँगा। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये बहुत ही समरसतापूर्ण है, सब व्यापकता लिए हुए है, सबको समाहित करने वाला है। और जो व्रत करते हैं तो वो हमारे बायोलॉजिकल जो हमारा जो उसका व्रत के जो अपने एडवांटेज साइंटिफिक जो है बॉडी को डिटॉक्स करने का जो मौका मिलता है, बॉडी को अपने आप को प्यूरिफाई करने का जो मौका मिलता है उसके अपने तो फ़ायदे हैं ही हैं। तो यही हमारे छोटा सा एक जो छठ महापर्व के बारे में जो मेरा विचार था, मैं सोचा कि आज पहला अर्घ है तो मैं आपसे शेयर करूं। धन्यवाद।